हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे। सारे चैप्टर्स में हम बार बार से देख रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, पोटेंशियल की बात की और फ्लक्स की बात की है। तो ये सारी चीज़ों को समराइज किया मैक्सवेल ने और 4 इक्वेशंस थी। इन सारे नियमों को जो वैद्युत में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिज्म में जो हमने पढ़ी, इनमें जो मेन जो नियम हैं उनको गणितीय रूप दिया और उसको हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। तो 4 इक्वेशंस हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन जो है सिंपल गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने कुछ दिन पहले ही अभी वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। गॉस थ्योरम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई चार्ज बंद है, यानी कि whenever a charge is enclosed by a closed Gaussian surface, then the total flux phi will equal to E dot dA। ये स्मॉल d phi E है, स्मॉल एरिया से पास होने वाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फाई ई, इसको टोटल फ्लक्स बोलेंगे, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और ये होता कितना है? ये होता है टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था गॉस थ्योरम में। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम क्या है? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व जब हम पढ़ते हैं वहां पर गॉस थ्योरम क्या होती है? सेम इसी तरह होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है और हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं एरिया के रेस्पेक्ट में, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोग गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म जो पढ़ेंगे, चुंबकत्व में गॉस का नियम, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फाइंड करेंगे जो कि ज़ीरो आता है। अब यहाँ पर ज़ीरो आता है, इससे ये एक नियम है, नियम तो एज इट इज़ हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, जैसे हमने गॉस थ्योरम प्रूफ की थी, फिर हम उसको वैसे ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इससे एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखिए, हर एक नियम से एक स्पेसिफिक रिजल्ट सामने आता है। क्या रिजल्ट सामने आएगा? इसमें जो एक रिजल्ट सामने आएगा कि जो स्थिर हो या गतिमान हो, किसी भी तरह का आवेश हो, अगर वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो रहा है, पड़ रहा है, वो इनक्लोज है किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज ट्रू फॉर रेस्ट चार्ज एंड मूविंग चार्ज। ठीक है, इसका एक जो रिजल्ट आया, ये रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों के लिए फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा। सेकेंड लॉ जो हम पढ़ते हैं, सिमिलर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, जब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ, यहाँ पर ई डॉट डी ए हम फाइंड करते हैं, ई डॉट डी ए का हम लोग सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। यहाँ पर हम करेंगे बी डॉट डी ए तो ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा? इसको वैसे प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो इसका भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन अब हम यहाँ पर इसका एक जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। देखिए, तो इसका जो एक रिजल्ट है वो ये कहता है कि मोनोपोल होना, सिंगल पोल एग्जिस्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोनोपोल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब हमने इंडक्शन चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, उसको भी मैक्सवेल ने उठा करके समराइज कर दिया इन 4 इक्वेशन में। तो तीसरा हमारा जो लॉ हो जाएगा, वो हमारा तीसरा लॉ हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। इसको हम दूसरे शब्दों में, सॉरी डी टी भी लिख दिया मैंने, इसको सिर्फ टी लिख लीजिए। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम लोग इसको एडवांस कर देते हैं, डी फाई ओवर डी टी। तो ये हमारा क्या है? इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर ई क्या है?
ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज होता है, ये कोई फोर्स नहीं होता है। जैसे कि इसका नाम होता है विद्युत वाहक बल, या फिर इन इंग्लिश को ईएमएफ बोलते हैं। सो दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फोर्स, ये वोल्टेज होता है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द जो रॉड्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या एनोड कैथोड जो आप बोलते हैं, यानी कि किसी सेल के छड़ों के बीच मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है, व्हेन एवर वी आर नॉट टेकिंग द करंट फ्रॉम द सेल, दैट टाइम द मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल, एनर्जी जो रहती है सेल की, विच दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के लिए हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में या पोटेंशियल वाले चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ये हमने विभव वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ को अगर हम इस तरह से लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी फाई बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए और डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रेरण का नियम है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, जो कि मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। अब चौथी भी देख लेंगे। देखो बच्चों, हम लोग समझने के साथ साथ लिखेंगे भी, और बच्चों को ट्रिक से याद भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा था। यहाँ से आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल था। दोनों गॉस थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। एक चुंबकत्व में और एक विद्युत क्षेत्र में। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, और ये जो है, या ये मोशन में भी है चार्ज, तो ये वैद्युत में और ये चुंबकत्व में, दोनों में ई डॉट डी ए बी डॉट डी हमने निकाला। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये जीरो आएगा। अब इसकी तीसरी इक्वेशन जो हमने निकाली है, ये ई डॉट डी एल है। चौथी जो निकालेंगे वो बी डॉट डी एल होगी। पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ, ये बता रहा है, थर्ड इक्वेशन ये बता रही है कि अगर कहीं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, इफ देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड को अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है, बोलते हैं। पहले हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, वहाँ पर जब बायो-सेवर्ट लॉ और उसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था, वहाँ पर बी डॉट डी एल निकालते तो वो म्यू नॉट इंटू आई आता था। फिर हमने पढ़ा है कि म्यू नॉट आई के साथ में आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट भी अस्तित्व में आई है। तो अब हमारा ये करेक्ट किया मैक्सवेल ने, और ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था वो अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन गया है, एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ बन गया है। और बस इतना ही चेंज हुआ है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट गुना होगा किसका, चालन धारा, जो कंडक्शन करंट होती है और उसके साथ में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, दोनों के योग का म्यू नॉट गुना होगा। जब तक मैक्सवेल की बात नहीं आई थी तब तक हम लोग जानते थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट कैरिंग बाय द कंडक्टर। अब यहाँ पर क्या है, जब हमने आगे पढ़ लिया और हमने डिस्प्लेसमेंट को भी जान लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ चेंज हो गया। मैक्सवेल ने इसको करेक्ट किया, मॉडिफाई किया, और अब ये एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ बन गया, विच इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। हिंदी में यानी कि जो चालन धारा है और जो विस्थापन धारा है, दोनों के योग का म्यू नॉट गुना होगा क्या, रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर हम करते हैं तो वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का म्यू नॉट गुना होता है। और इस तरह से ये हमारी पहली दूसरी गॉस लॉ भी, पहला गॉस लॉ, दूसरा गॉस लॉ, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये मैग्नेटिज्म में, तीसरा हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया है, और ये एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। ये नोट्स हैं आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। उन्होंने बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट लॉज थे उन्होंने उसको गणितीय रूप दे दिया, जिनको हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो हमारी पहली मैक्सवेल इक्वेशन ये बनी कि किसी बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का। ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ ही लिया था, गॉस लॉ वाले चैप्टर में, गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में। और इसके बाद हमने ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देख लिया कि ये स्थिर और गतिमान दोनों आवेशों के लिए सत्य होता है। दूसरा नियम हमने गॉस लॉ पढ़ा मैग्नेटिज्म में,
जो कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इक्वल टू 0 एंड दैट टेल्स दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, यानी कि सिंगल पोल का, सिंगल ध्रुव का n पोल होगा तो s पोल भी होगा, अकेले पोल का अस्तित्व संभव नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, जिसमें हम जो जानते हैं कि E बराबर क्या होता है -d∅b/dt, ठीक है। यानी कि अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, 1 सेकेंड बच्चों, सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, फ़ोन आ गया था। चलिए हम लोग फिर से बात कर लेते हैं कि ये हमने पढ़ा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम में, शायद मैंने वीडियो भी दिया, नहीं दिया तो आप कहेंगे मैं दे दूंगी। तो इसके बाद में हमने ये जाना है, हमने 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में पढ़ लिया था, v इज इक्वल टू होता है E.dl, इंटीग्रेशन ऑफ E.dl। तो हमने E की जगह E.dl रख दिया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया E.dl इज इक्वल टू -d∅/dt। तो यहाँ से आप जो है से 3rd लॉ भी देख सकते हैं। इसके बाद में चौथा नियम है हमारे पास कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था वो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया और अब बन गया एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ, और जो क्या होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू IC कंडक्शन करंट प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि चालन धारा और विस्थापन धारा की योग का म्यू नॉट गुने होता है। जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ID का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। ID इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर d/dt या d/dt, और phi e को हम क्या चेंज कर सकते हैं E.ds, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था E.da। यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल को हम लोग यहाँ पर S लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। चलिए हम